इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार में कल शाम 6 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को ये लेकर बहुत बड़ी खबर। हालांकि तमाम जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है उनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच चुके हैं, नारायण राणे दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब ये वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है। कल शाम 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, यानी शपथ दिलाई जाएगी। अब रीशफल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। विकास भदौरिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, जिस वक्त का इंतजार था, अभी तक तारीख पता थी, अब शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर। यहाँ देखिए, बिल्कुल वक्त भी मुकर्रर हो गया था, तारीख भी मुकर्रर हो गई थी, लेकिन इसमें फिर बदलाव हुआ है। ये दूसरी बार बदलाव है। अब बुधवार शाम यानी कि कल शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हमने शुरुआत में 3 तारीखें दिखाई थी, शोभना आपको याद होगा, 6, 7, 8 और 7 तारीख को हमने ये भी बताया था कि एक शाम का भी स्लॉट है 4 से 6 का। अब वही वक्त है जब 6 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मैं आपको बहुत अहम बातें बता देता हूँ इस मंत्रिमंडल विस्तार की। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये सबसे युवा मंत्रिमंडल हो जाएगा भारत के इतिहास का। इसकी औसत आयु जो है वो बहुत कम होगी। इतने ज़्यादा युवा लोगों को तरजीह इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दी जा रही है। इसके अलावा 24 से ज़्यादा पिछड़े वर्ग से जुड़े मंत्री इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो मंत्रियों की तादाद हो जाएगी जो पिछड़े वर्ग के ताल्लुक रखते होंगे वो 25 होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति के मंत्रियों को भी बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के विस्तार के बाद इस मंत्रिमंडल का जो संदेश होगा वो ये होगा कि ये पिछड़े वर्ग की, शोषित वर्ग की, पीड़ित वर्ग की सरकार है और इसमें उन्हीं मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है जो इस वर्ग से आते हैं। विकास, ये आपने अच्छी बात कही कि जाहिर सी बात है कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज का हिस्सा हो, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन संसद में होगा और अच्छे तरीके से होगा तभी उस वर्ग की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे एक राजनीति भी देखी जा सकती है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपके लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति, इस वोट बैंक को साधना भी एक बड़ी चुनौती है। क्या इसको इस नजरिए से देखें हम? जी देखिए, बिल्कुल, जहाँ चुनावी राज्य हैं वहाँ हर चीज़ चुनावी चश्मे से देखी जाएगी। आप नहीं देखेंगे, सब देखेंगे, और जो नहीं देखेगा उसको भी देखना पड़ जाएगी क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं। लेकिन ये विस्तार केवल उत्तर प्रदेश की नज़र से नहीं हो रहा है। इस विस्तार में महाराष्ट्र भी शामिल होगा, इस विस्तार में मध्य प्रदेश भी आएगा, इस विस्तार में राजस्थान से भी मंत्री शामिल होंगे, इस विस्तार में दिल्ली से भी होंगे, इस विस्तार में बिहार और बंगाल से भी होंगे। मैं आपको बता दूं, देश के हर बड़े राज्य को उसकी आबादी और राज्य के आकार के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब उत्तर प्रदेश को केवल बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध, रुहेलखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी मिलेगी, तो महाराष्ट्र को भी विदर्भ की, कोंकण की, मराठवाड़ा की, हर तरह की हिस्सेदारी मिलेगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को, चंबल को, मालवा को, महाकौशल को, हर रीजन को हिस्सेदारी मिलेगी। और इतना ही नहीं, हर बिरादरी को यहाँ पर हिस्सेदारी देने की बात प्रधानमंत्री कार्यालय के हमारे सूत्र कर रहे हैं। कल जब शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आप ये महसूस करेंगे कि इसमें लगभग हर उस कम्युनिटी के नेता को, हर उस कम्युनिटी से जुड़े हुए किसी न किसी शख्स को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है जो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन कर सके। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, इस मंत्रिमंडल विस्तार में अनुभव को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। तो ये अनुभवी लोग कहाँ से होंगे? केवल राजनीति के क्षेत्र से नहीं हो सकते हैं, ये अनुभवी लोग प्रशासकीय क्षेत्र से भी हो सकते हैं। मतलब ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। वो राज्यसभा का हिस्सा हो सकते हैं और आने वाले वक्त में उनको राज्यसभा के जरिए सरकार में लाया जा सकता है। इसके अलावा MBA, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल लोगों को भी तरजीह दी जाएगी, यानी कि उनको कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक अलग अलग जगहों पर बिठाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मंत्रिमंडल, हम अभी तक कह रहे थे कि 17 से 22 मंत्री होंगे, लेकिन अब जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में हो सकता है कि कुल आंकड़ा 30 के पार भी चला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग वजहों से मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। ठीक है विकास, आप बने रहिए। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज झा, तारीख मुकर्रर हुई, अब समय भी मुकर्रर हो गया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, नए चेहरों को तो शामिल किया जाएगा। अभी विकास भदौरिया ने बड़ी खबर दी है कि जो 17 से 21 मंत्रियों की हम बात कर रहे थे वो 30 भी हो सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मौजूदा मंत्री हैं, क्या उनके विभागों में भी फेरबदल की कोई खबर निकल कर आ रही है सामने? वो भी हो सकता है कुछ मंत्री जिनके पास काम का बोझ ज्यादा है उनसे कुछ हिस्सा लेकर दूसरे नए मंत्री बनाए जाएं। इसको लेकर क्या सूचना?
जी हाँ, बिल्कुल। एक तो कई मंत्री हैं जिनके पास एक ही नहीं दो दो तीन तीन बड़े बड़े विभाग हैं, जैसे पीयूष गोयल को ले लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्री हैं, तो उनके पास अतिरिक्त प्रभार है। तो जो नए मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, जो विकास कह रहे हैं कि पहले संख्या 20-22 तक लग रही थी, अब वो उससे भी बढ़कर 30 हो सकता है। आज मोदी मंत्रिमंडल से एक मंत्री ड्रॉप किए गए हैं, थावर चंद गहलोत। पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सरसाइज किया, तमाम मंत्रालयों की समीक्षा की, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। तो ये है एक तरीके से, जैसा विकास ने एक बहुत बड़ी बात कही है। आप हरदीप सिंह पुरी को देखिए, जिनको सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है, वो एक्सपर्टाइज है उनका, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। वो जो इशारा कर रहे हैं, कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको उस विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो उसके जानकार उस विभाग में अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जरूर माना जाए कि कुछ लोगों को उनके पॉलिटिकल क्लाउड की वजह से एक विभाग दिया जा सकता है, कुछ लोगों को उनकी एक्सपर्टाइज की वजह से वो विभाग दिया जा सकता है। तो एक बड़ा फेरबदल प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्रिमंडल में होगा। विकास भदौरिया, जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर, कोरोना की दूसरी लहर, उसमें मोदी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे गई। अब अगर एक्सपर्ट्स की बात की जा रही है, एक्सपर्ट्स को शामिल किया जा रहा है, तो क्या डॉक्टर्स की भागीदारी बढ़ने की भी उम्मीद हम देखें? ये देखिए, बिल्कुल ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो अभी सर्व कर रहे हैं इस मंत्रालय में भी, लेकिन केवल डॉक्टर्स की भागीदारी बढ़ाने से कोरोना के असर को कम कर दिया जाएगा, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बाकायदा कोरोना का टास्क फोर्स बना हुआ है। उस टास्क फोर्स में 1 दर्जन से ज़्यादा हैं जो इस कोरोना काल के या किसी भी महामारी से निपटने के लिए अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो उसके लिए बाकायदा बना हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। हमने डॉक्टर हिना गावित का नाम लिया, वो MBBS डॉक्टर हैं। अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आती हैं तो डॉक्टर के कोटे से वो माना जाएगा कि वो मंत्री बनी हैं। तो इसी तरह से हो सकते हैं कि और भी मंत्री आएँ, लेकिन केवल डॉक्टर्स के आ जाने से होगा ये नहीं है। इस बार मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, प्रोफेशनल मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अलग अलग क्षेत्रों के लोग, इंद्रधनुषी मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, ताकि हर वर्ग के बिल्कुल विकास इंद्रधनुषी मंत्रिमंडल बनाया तो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि हमारे देश की जो सियासत है, राजनीति है, वो जातिगत समीकरण पर आकर अटक जाती है। प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश बता रहे हैं, विकास बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ये जो मंत्रिमंडल है, इसमें 30 मंत्री तक बनाए जा सकते हैं। जातिगत समीकरण का मैंने जिक्र किया, बिहार में यानी JDU को, जो हम लोग शाम को भी जिक्र कर रहे थे, 4 पद मिल सकते हैं, इसका तो मतलब है। देखिए शोभना, जो अभी जानकारी मिली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह दिल्ली में मौजूद है। वो लगातार बीजेपी के नेताओं से संपर्क में है, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये तय हो चुका है कि कितने मंत्री बनेंगे, लेकिन इस बात का खुलासा अभी वो नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात है, वो अभी अपने घर में, अपने सरकारी आवास में मौजूद है। और जो मंत्री एक थे मदन सहनी, जिन्होंने अफसरशाही और तानाशाही का आरोप लगाया था, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और जो चल रहा है वो अब जब बाहर आएंगे तब जाकर पता चलेगा। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक RCP सिंह कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, नाम का भी खुलासा जल्द ही हो जाएगा। तो अब तो कुछ भी नहीं रह गया, जैसा कि मैंने दोपहर में भी कहा था आप ही के शो पर कि नीतीश कुमार सब जानते हैं, सब कुछ तय हो चुका है, तभी जाकर वो बाहर आए और स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि RCP सिंह तय कर रहे हैं। तो जाहिर है कि सब कुछ तय हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है, और वो कौन से चेहरे होंगे जिन पर नीतीश कुमार दाव लगाने वाले हैं, और वही मंत्रिमंडल में वो चेहरा होंगे। बिल्कुल ठीक है। विकास भदौरिया, जिस तरीके से कोविड काल में खास तौर पे जब दूसरी लहर आई तो काफी छवि को नुकसान पहुंचा, इस मंत्रिमंडल में क्या आप अब ये देख रहे हैं कि इस तरीके का विस्तार किया जाएगा कि उस छवि को थोड़ा सुधारा जा सके, और जो मोदी का जो एक ऑरा, जिसको कहा जाए कि एक रूप रहा, उस रणनीति पर अब बीजेपी आगे बढ़े, NDA सरकार आगे बढ़े? ये देखिए, इस बार जो कोशिश है मोदी मंत्रिमंडल की, वो संदेश देने की साफ है कि ये जो मंत्रिमंडल है वो दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग का है। ये पिछड़े वर्ग का मंत्रिमंडल है। इस बार 24 से ज़्यादा पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले अलग अलग मंत्री इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इसमें हर कम्युनिटी को
धोबी, कहार, कुर्मी, लोधी, यादव, जाट, हर वर्ग को, हर कम्युनिटी के मंत्रियों को इस बार एकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के जो कोशिश है इस बार मोदी सरकार की, वो अनुभव को भी तरजीह देने की है, युवाओं को भी तरजीह देने की है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की है। लेकिन उसको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि जो देश है वो देश में जो पिछड़ा तबका है उसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं को मंत्रिमंडल में ज़्यादा आवाज़ मिल सके, उनकी समस्याओं को मंत्रिमंडल में ज़्यादा तरजीह मिल सके। ठीक है पंकज झा, उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर मैं इस पिछड़े जो बड़ी संख्या में मंत्री बनाने की बात जानकारी विकास दे रहे हैं उसको जोड़ूं, तो क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध की तैयारी, इसको आप देख रहे हैं? नहीं, इसका फार्मूला कुछ अलग है। अगर आप देखिए तो एक कांशीराम कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि यूपी में जिस जाति बिरादरी का जितना जितना उसका प्रभुत्व है, वर्चस्व है, और कुछ ऐसे भी सेगमेंट हैं जिनको पॉलिटिकल नैरेटिव में उनको जगह नहीं मिली, उस जाति बिरादरी उस वर्ग को वो हिस्सेदारी नहीं मिली है, उसको ऊपर लाएंगे। एक नया कह सकते हैं ना जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये 2014 से देखा जा रहा है, जब वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए थे उन्होंने खुद को भी कहा था कि वो पिछड़ी जाति के हैं। तो वो पिछड़े और दलितों में भी देखिए एक जाटव होते हैं, एक गैर जाटव होते हैं, गैर जाटवों को वरीयता मिलेगी। इस तरीके से वो सजाएंगे कि यूपी में एक मैसेज जाए। ये मंत्रिमंडल में जो चेहरे होते हैं ना, जो होते हैं वो जाके अपने अपने इलाके में, अपनी बिरादरी में जाकर कहते हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़ा। वो जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, वो मान सम्मान देने की बात उन चेहरों को और वो सजाने की सामाजिक समीकरण को, ये कोशिश यूपी से दिखेगी। चुनाव तो है ही, उसके आगे 2024 का जो खाका होगा वो भी इस मंत्रिमंडल में उसकी झलक आपको मिलेगी। विकास, जैसा कि देखिए हम सब कयास लगा रहे हैं, अभी कोई औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अटकलों का बाजार तो गर्म रहेगा जब तक कि हमारे पास ये लिस्ट नहीं आ जाएगी। आपके पास कोई जानकारी निकल कर सामने आ रही है क्या? ये देखिए अभी भी है ना मंत्रिमंडल की सूची को लेकर काम चल रहा है। अभी अब से कुछ देर पहले हमारी उच्च स्तर पर सूत्रों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी भी नाम जो है फाइनलाइज हो रहे हैं और ये एक्सरसाइज अभी भी चल रही है, अभी इस पर दी एंड नहीं हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुई है। लगातार जो संगठन के स्तर से लेकर और अलग अलग राज्यों के जो अनुभवी लोग हैं, युवा हैं, जो क्राइटेरिया खींचा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उस खाके में फिट होने वाले लोगों के नामों पर विचार विमर्श चल रहा है और उसमें जोड़ना घटाने का काम जारी है। और वहीं पर हमें संकेत मिला था कि इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो हो सकता है कि 22 से भी ज़्यादा 30-32 तक जाए और हो सकता है कि वो 10-12 से ज़्यादा मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जाए। ये कार्यक्रम कहाँ पर होना है विकास, कोई जानकारी राष्ट्रपति भवन से आपको मिली है? क्योंकि राष्ट्रपति भवन को सूचित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह के विषय में। जी देखिए अब से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक सूचना आ जाएगी राष्ट्रपति भवन से और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में ये कार्यक्रम होगा, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होगा, बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं होगी। जो मंत्रियों की शपथ होगी उनको अपने परिवार के शायद संभवतः एक ही व्यक्ति को लाने की इजाज़त हो या हो सकता है वो भी ना मिले, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ना भीड़भाड़ नहीं की जा सकती। अशोका हॉल की एक लिमिटेड क्षमता है, उसी के भीतर ये मंत्रिमंडल के विस्तार का कार्यक्रम होने वाला है। तो ये औपचारिक रूप से कुछ देर में इसकी सूचना आ जाएगी, बाकायदा राष्ट्रपति भवन की तरफ से इसका प्रेस रिलीज आएगा। लेकिन उससे पहले जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि 6 बजे कल शाम बुधवार को ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इससे पहले 7 तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन जेडीयू के साथ मंत्रिमंडल को लेकर जो बचा हुआ पेच था वो सुलझाने के चलते केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि हो सकता है कि एक दिन का और ज़्यादा टाइम लेना पड़े। तो 8 तारीख सुबह 11 बजे के आसपास का टाइम तय हो गया था, लेकिन उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि जेडीयू के साथ शायद बातचीत बन गई है और अब इसलिए ये तय कर लिया गया कि शाम को 6 बजे कल शाम को जो मुहूर्त है उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाए और इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जो बहुप्रतीक्षित सूची है तमाम नेताओं की जो चाहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले वो पूरी कर दी जाए। ठीक है, मैं प्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जेडीयू से तो शायद जितनी भी फजीहत थी या कहिए पेच था उसको निपटा लिया गया है, लेकिन एलजेपी पे पेच अभी भी फंसा हुआ है। संसदीय दल के नेता जो हैं वो पशुपति पारस हैं और चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये इनको निकाल दिया गया है, एलजेपी ने निकाल दिया है। तो इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए एक बात तो तय है शोभना कि एक तरफ जेडीयू है, दूसरी तरफ एलजेपी है।
और एलजेपी में भी ये बात साफ हो गई है, क्योंकि लोकसभा से ये तय कर दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, संसदीय नेता के तौर पर प्रकाश, मैं आपको प्रकाश में रोक रही हूँ। बड़ी खबर जो राष्ट्रपति भवन को जो जानकारी दी गई है मंत्रिमंडल के विस्तार की लेकर, उस पर कुछ बड़ी खबर हमें अंकित गुप्ता बता रहे हैं। अंकित, बताइए प्लीज। इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के हवाले से, जिस बात को जो खबर जो विकास ने ब्रेक की है, यानी कि कल शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस पर राष्ट्रपति भवन के जो सूत्र हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन को इस बात की जानकारी मिल गई है और कल शाम को 6 बजे के लिए तैयारी की जा रही है। महत्वपूर्ण क्या होगा? महत्वपूर्ण ये होगा क्योंकि कोरोना काल अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल खत्म हो गया है, लिहाजा जो भी मंत्री शपथ लेने के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनके परिवार के सभी सदस्य पहुंच जाएंगे। जैसी जानकारी शुरुआती तौर पर निकल के सामने आई है कि कोई एक सदस्य साथ में जा सकेगा और उसके अलावा लोग नहीं जा सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो भी लोग शपथ लेने जाएंगे उनको अपना RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी होगा। इसी वजह से कई सारे ऐसे लोग जिनके पास अभी कॉल नहीं भी पहुंचा है, वो अपना पहले से ही RT-PCR टेस्ट करवा के बैठे हुए हैं। सुबह से जो कुछ नेताओं से जब हमने बात की है तो उनका ये कहना था कि अभी वो कॉल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब पूछा कि क्या RT-PCR टेस्ट हो गया है तो उनका कहना था जी हाँ, RT-PCR टेस्ट हो गया है, क्योंकि उनसे ये कहा गया है कि आपको दिल्ली में रहना है। तो इस तरीके की जानकारी। तो इस वक्त जो दो महत्वपूर्ण खबरें, पहली चीज ये कि जो ABP न्यूज ने खबर दी अपने दर्शकों को कि कल शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, राष्ट्रपति भवन के सूत्र भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं और उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो भी लोग शपथ लेने जाएंगे उनके साथ में उनके पूरे परिवार या ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। कोरोना काल चल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए वो प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी होगा। जो भी लोग शपथ लेने जाएंगे उनको अपने साथ में RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी ले जानी होगी। मतलब जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स हैं, उन सभी का पालन इस शपथ ग्रहण समारोह में किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक कुकड़े, पहले मैं आपका रुख करूंगी, समय मुकर्रर हो चुका है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो किस तरीके से महाराष्ट्र को साधा जाएगा मंत्रिमंडल में जगह देकर? जी देखिए शोभना, अगर फिलहाल मोदी कैबिनेट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 5 मंत्री जो है वो मोदी कैबिनेट का इस वक्त जो है वो हिस्सा है, जिसमें नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल के अलावा राव साहब दानवे और संजय धोत्रे। लेकिन अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को दिल्ली बुला लिया गया था और वो दिल्ली पहुंच भी गए हैं। JP नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली थी। मतलब लगभग ये तय माना जा रहा है कि नारायण राणे मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और दूसरा जो बड़ा नाम है वो ये है कि कपिल पाटिल, ये मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी के सांसद है। बीजेपी की टिकट से दूसरी बार ये जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं, लोकसभा पहुंचे हैं। OBC चेहरा है। तो जो जिस तरह का समीकरण महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, एक तरफ मराठा चेहरा नारायण राणे को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है और दूसरी तरफ OBC के तौर पे कपिल पाटिल के चेहरे को देखा जाता है, तो उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि हिना गावित का नाम भी लगभग तय है, लेकिन जो हिना गावित की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको अब तक किसी भी तरह का कोई कॉल जो है वो दिल्ली से नहीं आया है। इसलिए फिलहाल ये केवल कयास है। जो हमें लग रहा है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है हिना गावित का भी मंत्रिमंडल में समावेश कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज पांडे, जिस तरीके से विकास ये जानकारी दे रहे हैं कि 30 के करीब मंत्री बन सकते हैं, अभी 17 से 21 की ये बात हो रही थी। मैं आऊंगी आपके पास, छोटे से ब्रेक का इस समय वक्त हो गया है। ब्रेक से लौटकर ये तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई 30 मंत्रियों के सामने आ रही है, तो ये एक बैलेंस बनाना भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। कितने राज्य मंत्री, कितने कैबिनेट मंत्री? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल में अभी फिलहाल 53 मंत्री हैं, जबकि बढ़ाया जा सकता है, करीब 70 से ज़्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि जो 53 मंत्री हैं उनमें से कई लोग छटेंगे भी, तो वो भी बैलेंस करना है, प्लस कुछ नए लोगों को सामने भी लाना है। तो ये माना जा रहा है कि करीब 25 से 30 के बीच में मंत्रिमंडल का जो नए चेहरे जो आएंगे, 25 से 30 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं नए। लेकिन ये भी उससे ज़्यादा संभावना है कि करीब 10 से 12 लोगों की छटनी भी होगी, यानी कि जो मंत्रिमंडल में अभी शामिल हैं उनमें 10 से 12 ऐसे लोग हैं जिनको संगठन में या दूसरे कामों में भी भेजा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है उस बैलेंस को भी बरकरार रखना है, साथ में कुछ नए लोगों को भी लाना है। तो ऐसे में ये संख्या अपने आप में 22 से 25-30 के आसपास पहुंच रही है। फिलहाल
जैसे जैसे जानकारी लग रही, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तमाम सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं, कुछ बंगाल से 2 सांसद आज पहुंच चुके हैं, नारायण राणे पहुंच चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल पहुंच चुके हैं, और बहुत से लीडर जो दिल्ली के आसपास के हरियाणा और यूपी के हैं वो तो आसपास ही हैं, वो शॉर्ट नोटिस में कल भी आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कल केंद्र रहने वाला है, जो मेरे पीछे घर है, यानी जेपी नड्डा का रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परंपरा रही है कि जिसको मंत्री बनाया जाना है वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचता है, वो उनसे मुलाकात करता है, और जिसको मंत्रिमंडल से दूसरे कामों में भेजा जाएगा, यानी कि उनके दायित्व का परिवर्तन अगर किया जाना है तो उसे भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आकर मिलना होता है, और मुलाकात करके वो भाजपा के अध्यक्ष ही वो मैसेज कन्वे करते हैं। नीरज, आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और वो बड़ी जानकारी ये है कल जी, बड़ी जानकारी ये है कि बहुत से मंत्रियों को उनके पद से छुट्टी दी जा सकती है। तो लगभग ये कितने मंत्री हो सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि करीब 10 से 12 लोगों के नाम ऐसे हैं जिन पर संभावना है कि इनको जो है उनके दायित्व का परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि उनको मंत्रिमंडल से हटाकर दूसरे कामों में, संगठन के कामों में या पार्टी के दूसरे कामों में यूज किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके पास दोहरे चार्ज हैं, यानी कि पार्टी के संगठन का भी उनके ऊपर बहुत जोर रहता है, और सरकार का, तो उनके लोगों के कामों में कमी की जा सकती है, उनको संगठन। तो 10 से 12 ऐसे नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 25 से 30 के बीच जो नए नाम हैं जो अलग अलग राज्यों से, उनको लाना है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगले साल 6 राज्यों में चुनाव होने हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे में बिल्कुल राज्यों के हिसाब से पावर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और आने वाले राज्यों में चुनाव को देखते हुए भी ये मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत अहम हो जाता है। 10 से 12 मंत्री हटाए जा सकते हैं। तो फिलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। 22 घंटे से कम का समय बचा हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।